हे एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। पिछले कुछ सालों से, पिछले 1-1.5 साल से एक मुद्दा जो इंटरनेशनल लेवल पे गरमाया हुआ है वो है ये रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर, जिसमें गाहे बगाहे कोई ना कोई चीज होती ही रहती है। और इसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वापस लाइमलाइट में आ गई है वो है नाटो। और सिर्फ इन्हीं दोनों कंट्रीज की वजह से नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए नाटो प्लस, और क्या इंडिया को इस नाटो प्लस का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, इन सारी वजहों की वजह से नाटो वापस लाइमलाइट में है। तो एक बार हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाली सीरीज में आज नाटो को देखने जा रहे हैं। नाटो क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इससे पहले मैं एक कहानी आपको बता देता हूं, वो क्या फैक्टर्स रहे जिसने नाटो के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, ग्रेजुअली वो क्या क्या चीजें होती रही जिनकी वजह से नाटो का फॉर्मेशन हुआ। तो हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ। 1945 के बाद जो यूरोप के कंट्रीज थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, मिलिटरीली बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, और इकोनॉमिकली वेस्टर्न यूरोप की कंट्री इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली पूरी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे। और उसके बाद वो चाहते थे कि वो अपनी अपनी पूरी एनर्जी इस आर्मी और इस गन्स और टैंक्स में से हटाकर उन बेसिक सुविधाओं पे लेके जाएं, रोटी कपड़ा मकान, और अपने लोगों को वापस, अपनी लोगों की जिंदगी वापस ट्रैक पे लेके आए। पर इसके लिए चाहिए खूब सारा पैसा, एंड वो पैसा प्रोवाइड करेंगे अंकल सैम, यूनाइटेड स्टेट्स। और वो प्लान के जिस प्लान के थ्रू ये पैसा प्रोवाइड किया गया उसे कहा जाता है द मार्शल प्लान। द यूएस प्रोवाइडेड मैसिव इकोनॉमिकल एड टू वेस्टर्न यूरोप फॉर म्यूचुअल रिकवरी। पर उसने एक शर्त रखी कि ऐसा होगा, लेकिन अब हमने देख लिया है कि ऐसा कोई ना कोई क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये हुआ कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया और अब सब लोग आराम से हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रेस बहुत ज्यादा दिन तक इस पे चल नहीं पाती है, तो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो मार्शल प्लान के थ्रू जब वो पैसा दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तब ये बोला गया कि अब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसे तुरंत उसी जगह जहां पे उसका राइज होगा वहीं दबा दिया जाएगा। तो इवेंचुअली सारे लोग मिलके काम करेंगे। तो वी आर पेइंग कि आप लोग वापस ट्रैक पे आओ, लेकिन शर्त यह है कि आगे कोई भी समस्या होगी तो एकदम एक साथ कोलैबोरेट करके काम किया जाएगा। इसके अलावा मार्शल प्लान तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हुआ, लेकिन वही कि हर किसी को सिक्योरिटी तो चाहिए ही, हर नेशन को सिक्योरिटी चाहिए। तो एक सिक्योरिटी के लिए एक और ट्रीटी बनी, द ब्रुसेल्स ट्रीटी एंड द वेस्टर्न यूरोप यूनियन। ठीक, इसके थ्रू ये बात हुई कि अगर कोई पॉलिटिकल या कोई मिलिट्री रिक्वायरमेंट ऐसी आती है जहां पर कुछ कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तो ये यूरोप की कुछ कंट्रीज ने, 2-3 कंट्रीज ने मिलकर इनिशिएटिव लिया ब्रुसेल्स ट्रीटी के थ्रू कि इकोनॉमिक जो भी हमारी जरूरत है वो मार्शल प्लान के थ्रू पूरी हो जाएगी, और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री की जरूरत है वो ब्रुसेल्स ट्रीटी के थ्रू पूरी की जाएगी। इसके बाद एक सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी की बात होने लगी। इसके बाद ये हुआ कि कुछ इन्हीं फोरम्स के थ्रू ये डिस्कशन शुरू हो गई कैसे हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल्स को एक एक उस पे लेके आए हैं, एक ढर्रे पे लेके आए, जिससे कि कोऑर्डिनेशन और फॉर्मेशन जो कंट्रीज के बीच में है वो आसान हो। अब जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तो इसी के साथ साथ एक नया चीज शुरू हो गया, द कोल्ड वॉर। और वो 1945 से 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया तब तक चला। एक्चुअली जिस चीज ने इसको प्रॉम्प्ट किया नाटो के फॉर्मेशन को, वो था 1945 में एक कंट्री हुआ करता था चेकोस्लोवाकिया, और उसके अंदर एक मिलिट्री कू हुआ, सोवियत मिलिट्री कू नहीं, एक सोवियत कू हुआ, जिसमें यह हुआ कि उन लोगों ने अपनी सरकार बनाई जो सोवियत विचारधारा रखते हैं। इसका रिजल्ट यह रहा कि बहुत से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स को यह लगा कि जो उनकी वे ऑफ लिविंग है, जो पूरा ये जो कोल्ड वॉर चला, ये दो धड़ों के बीच की लड़ाई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को यह लगा कि अगर ऐसे कम्युनिज्म का कू होता रहेगा तो उनकी विचारधारा, उनकी वे ऑफ लाइफ पे असर पड़ेगा। 1945 में ये हुआ, और इवेंचुअली यहां से फिर वो जो बात ब्रुसेल्स ट्रीटी और मार्शल प्लान तक लिमिटेड थी, अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल्स तक, वो इकट्ठा होके नाटो का शेप लेने लगी। फिर जब नाटो का शेप लेने लगी 1949 में, तो उसका भी एक काउंटर आया वार्सो पैक्ट के रूप में, जहां पे सोवियत यूनियन ने कहा अगर हमारे खिलाफ नाटो तैयार हो रहा है तो हम एक वार्सो पैक्ट बनाएंगे। 6 साल बाद वो वार्सो पैक्ट बना, और वही हर एक्शन का रिएक्शन और उस रिएक्शन का काउंटर। तो जब ये वॉर्सो बना तो नाटो ने अपने आप को और स्ट्रांग करने की कोशिश की। इवेंचुअली वॉर्सो डिसइंटीग्रेट हो गया। पर ये पूरी कहानी थी कैसे
बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कसमें वादे किए गए कि हम वापस लड़ाई नहीं करेंगे, बट सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगल तक रखेंगे। लेकिन इवेंचुअली जो दो विचारधाराएं थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पनपने लगी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, उसके बाद फिर वापस चीजें ऐसे शुरू हुई कि नहीं, बिल्कुल साइडलाइंस पे रह के काम नहीं चल सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। अब एक बार देख लेते हैं कि नाटो के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस क्या हैं और नाटो खुद क्या है। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने है कि एक मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इस पे लिखा नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू साइन किया गया था 1949 में। यूएस, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, 29 एक्चुअली 29 नेशंस हैं इसमें, और इस वक्त इसका नंबर बढ़ के 31 हो गया, क्योंकि रीसेंट ज्वाइनी जो है वो फिनलैंड है। ठीक है, जो न्यूएस्ट मेंबर बना है यूक्रेन वॉर के बाद, अभी इसी साल हुआ ये अप्रैल 2023 में। जो बहुत से कंट्रीज थे, फिनलैंड, स्वीडन, उन्होंने कहा कि हम अब नाटो का पार्ट बने। अगर यूक्रेन को ये के साथ ये हुआ तो कल को हो सकता है हमारे साथ भी हो। इसीलिए बहुत सालों से बात चल रही थी कि फिनलैंड स्वीडन पार्ट बनेंगे, लेकिन अभी आज से 4-5 महीने पहले फिनलैंड इसका पार्ट बन गया है। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक और चीज पे फंक्शन कर रहा है, द एलाइड कमांड ऑपरेशंस, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्स बेल्जियम में। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया इनका पर्टिकुलरली जो एम था, ओरिजिनली एम वो ये था कि सोवियत यूनियन को काउंटर, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट या उनकी तरफ से जो चैलेंज आ रहा है उसको किस तरीके से उससे निपटा जाए। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ब्रॉडली दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स में इनका काम डिवाइडेड है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वही जो यूनाइटेड स्टेट्स, कई बार उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज पे आक्रमण कर देता है, ये कहते हुए कि वहां पे डेमोक्रेसी ठीक से है नहीं। अब तो खैर ये बात मान भी ली गई है कि 2003 के आसपास वो जो इराक पे सब कुछ हुआ था वो उतना फ्रूटफुल नहीं था, या उसके रीजंस उतने सही नहीं थे। खैर, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो सेफगार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स, सारे मेंबर स्टेट्स की फ्रीडम और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नाटो का फॉर्मेशन किया है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और इनको सेफ क्यों रखना है, जिससे कि इनकी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बनी रहे, उनके बीच में, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन रहे, उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से वो निपट सकें और अपने सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक, ये तो रहा उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी एंड डिफेंस गोज हैंड इन हैंड, कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब जरूरत पड़ती है बंदूक और टैंक निकालने की। ठीक, तो उसी तरीके से अगर ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ऐसा लगता है कि एक लूप आ गया या वो उसे अचीव करने में फेलियर आ रहा है बातों के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, तो वहां पे हथियार का इस्तेमाल होगा, वहां पे मिलिट्री का इस्तेमाल होगा। लिखने पढ़ने के लिए यही लिखा जाता है कि वी विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। लेकिन अगर क्राइसिस मैनेजमेंट करना हो और ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई हो तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अपनाए जाएंगे। और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में जो सबसे फेमस तरीका है जो वॉशिंगटन ट्रीटी में दिया गया है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर आक्रमण होता है, जो 31 मेंबर्स हैं अब फिनलैंड की ज्वाइन करने के बाद, तो ये माना जाएगा कि बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर वो हमला हुआ है। ठीक, हालांकि अभी तक ये वॉशिंगटन ट्रीटी पे ऐसे सिर्फ एक ही बार अपनाई गई है, नाटो का आर्टिकल 5, जब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर 1911 का जो अटैक हुआ था, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, तभी ये माना गया कि एक मेंबर स्टेट, एक नाटो के मेंबर स्टेट के ऊपर अटैक हुआ है और ये माना जाएगा कि ये सारे कंट्रीज के ऊपर हुआ है। इसके अलावा कभी भी आर्टिकल 5 को फोर्स में नहीं लाया गया है। So Article 5 is carried out under the collective defense clause of NATO's founding treaty, Article 5 of Washington Treaty, under the United Nations mandate. NATO has only once evoked Article 5 on September 12, 2001 following the 9/11 attacks on World Trade Center. जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ उसके अगेंस्ट। नाटो कैसे फॉर्म हुआ, व्हाट लेड टू इट्स फॉर्मेशन, इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि जो पूरा कोल्ड वॉर का सिनेरियो जहां से शुरू हुआ वहीं से नाटो का फॉर्मेशन की बात भी पूरी शुरू हो गई। ये कहानी हमने सुन ली, लेकिन फंक्शंस क्या है नाटो के, क्या क्या काम करता है नाटो एक साथ आके, 31 नेशंस किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो एक तो हमने आर्टिकल 5 की बात की है कि उनका कलेक्टिव डिफेंस है कि एन अटैक ऑन वन पर्सन इज एन अटैक ऑन ऑल,
इन्वोकिंग कलेक्टिव मिलिट्री रिस्पॉन्स। ठीक, सिर्फ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं रहेगा ये, सिर्फ कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे आर जस्ट टॉकिंग शॉप्स, यहाँ पे बस बातें होती हैं। ठीक है, सो इट्स अ रियल डील, यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ पे एक्शंस होते हैं और वो एक्शंस मिलिट्री एक्शंस होते हैं। ठीक, सेकंड, इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग थ्रू सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स लाइक शेप एंड सिक्योर, इनके थ्रू मिलिट्री कमांड का कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। नेशनल कंट्रोल, हालांकि आर्मी जो है, जो टेरिटोरियल सारी कंट्रीज की अपनी एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, वो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी आर्मी को अपनी तरीके से रेगुलेट करे, लेकिन अगर वो चाहे तो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बात की गई थी उस दौरान वो अपनी आर्मी को नाटो को दे सकती है। ठीक है, तो नेशनल कंट्रोल रहेगा आर्मीज के ऊपर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा दे में प्लेस देम अंडर नाटो फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए वो नाटो के अंदर अपनी आर्मीज को प्लेस कर सकते हैं। द फोर्थ फंक्शन इज द कंसेंसस डिसीजन, जो भी फैसले नाटो में लिए जाएंगे वो ये नहीं रहेगा उसमें कि ये जो IMF में होता है या कई कई जगहों पे ऐसे हैं कि जो आपके पास वोटिंग राइट है, जितना बड़ा आपका शेयर है उस तरीके से आपके आपके वोटिंग राइट्स रहेंगे। नहीं, यहाँ पे एक इकट्ठे होके सारे लोग, कंसेंसस रहेगा डिसीजन में। ऑल 31 हो गए अब तो, ऑल 31 मेंबर्स हैव एन इक्वल से, चाहे वो फिनलैंड जैसा छोटा कंट्री हो या यूनाइटेड स्टेट्स जैसा सुपर पावर हो, उन सब की बातें एक साथ सुनी जाएंगी और उनका फैसला कलेक्टिव फैसला होगा। हालांकि वो अंदर चार दीवारी के अंदर क्या हो कि जैसे एक प्रधान होता है गांव में और वो जब वो ये कह देता है कि हाँ यार ये काम होगा, तो अगल बगल के जो छोटे लोग या जो उसके साथ प्रधान के सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ प्रधान जी सही बात है, ये होना चाहिए। ठीक, इवेंचुअली बात ये निकल के आती कि पूरे गांव ने फैसला लिया, लेकिन सेम बात यहीं पे है कि जो पावरफुल नेशंस हैं 5-6 इसमें से, अगर उनका माइंडसेट एक तरीके से बन जाता है तो बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते ही हैं। लेकिन हाँ, ऑन पेपर यही है कि बात सबकी मानी जाएगी, मेकिंग 31 मेंबर्स हैव देयर इक्वल से, और ये डिसीजन में, उनके डिसीजंस में यूनैनिमिटी रहेगी, ये दिखाया गया है। ठीक, और ये सारा सब कुछ यूनैनिमिटी क्यों रहेगी, ये सारे लोग इकट्ठे क्यों आएंगे, क्यों मिलिट्री डिसीजंस होंगे, वही इन सारे बेसिक वैल्यूज को बचाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, रूल ऑफ लॉ को बचाए रखने के लिए और इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाए रखने के लिए, कि ये तीनों चीजें इंटैक्ट रहें। आपके मेंस के आंसर्स के भी कीवर्ड्स बन सकते हैं ये जो बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अल्टीमेटली उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एक पंचायत, सारे लोग उसी के लिए काम करते रहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आप निकाल के रख लीजिए कि आपके ज्यादातर आंसर्स डायरेक्टली खट 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 इनसे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल थ्रेट्स, नॉट इंटरवीनिंग इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, और फंडिंग की बात होती है। फंडिंग, हालांकि ये वही जो मैंने आपको कहा था कि अंदर जो एक कमरे में प्रधान बोलता है या एक गांव का प्रधान जो बोल देता है, बड़ा नेता, तो अगल बगल छुटभैये नेता उसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सीन है। क्यों नहीं मानी जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स की बात, क्योंकि लगभग फंडिंग में यूनाइटेड स्टेट्स 3/4 पैसा, 75% पैसा देता है नाटो को। मेंबर कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला विद यूएस हिस्टोरिकली प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन कितना है, वो 75% है। तो जो इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है इवेंचुअली उसी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। ठीक, नाउ क्या ये नाटो सिर्फ 31 मेंबर्स तक ही लिमिटेड है? नहीं, इसने अपने धीरे धीरे विद टाइम अपनी रीच को इस 31 मेंबर से भी बाहर लेके गए हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ वो एफिलिएटेड हैं, जैसे यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, इट्स अ मल्टीलेटरल फोरम फॉर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायलॉग्स अमंग द अलायंसेस एंड पार्टनर नेशंस। और ये होता कि ये डायलॉग्स जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? पार्टनरशिप फॉर पीस के थ्रू। अब इस यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल में जो कंट्रीज आएंगी जो नाटो के साथ कोलैबोरेट करेंगी या उनके साथ बात करेंगी, वो इस प्लान के थ्रू, पार्टनरशिप फॉर पीस के थ्रू, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ये क्या नाटो का पार्ट है या नहीं, पार्टनरशिप फॉर पीस या इस तरह की चीजें जो आ रही हैं अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान रखना। तो एक तो इसके थ्रू, एंड इसके अलावा दो ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, अलायंसेस और हैं इसके। एक है मेडिटेरेनियन डायलॉग, नाम से ही पता चल जाएगा क्या है ये।
नाटो की मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अफ्रीकन नेबरहुड जो हैं, जो मेडिटेरेनियन की नेबरहुड, नॉर्थ अफ्रीकन नेबरहुड्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम किया जाए। एंड जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो है अल्जीरिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन, मोरक्को, ट्यूनीशिया एंड मॉरिशियाना। ठीक। और इसके अलावा जो थर्ड है वो है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। यहाँ पे मिडिल ईस्ट रीजन में के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए। एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर बहरीन, कुवैत, कतर एंड यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। ठीक है। तो ये ब्रॉडली मिडिल ईस्ट रीजन की कंट्रीज के साथ है। नाम है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो है नाटो प्लस। अब ये है नाटो प्लस क्या है, इन 31 मेंबर्स के अलावा इन 31 मेंबर्स का 5 और कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन। नाटो प्लस इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। किस लिए, किसके डर से या किस प्रिकॉशन में ये बनाया गया है, वो है चाइना। ठीक है। इट्स अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ 31 मेंबर कंट्रीज, 31 मेंबर विद 5 अलाइंड नेशंस। कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे बताता हूं क्यों। ठीक है, लेकिन ये कंट्रीज कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। टू एड्रेस द राइज ऑफ चाइना इट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 2019। कि चाइना का जो दबदबा पूरी दुनिया पे बढ़ता जा रहा है, और ये जो अभी रिसेंट, अभी 1-2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई है कि 2035 तक चाइना यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। तो उसी एक डर से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का ये प्लान है कि ये नाटो का रीच इन पार्टनरशिप्स के अलावा, जो पीछे हमने 3 पढ़ी हैं, मेडिटेरेनियन और ये सब, नाटो प्लस की तरफ जाए, जहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो। और पहले जो सोवियत यूनियन से खतरा था, अब वो जो आइडियोलॉजिकल खतरा सोवियत यूनियन से था, अब वो जो इकोनॉमिक खतरा चाइना की तरफ से आ रहा है, उसको काउंटर किया जाए। और यूएस कांग्रेस, ये यूएस हाउस कमेटी ये चाहती है कि इस नाटो प्लस का पार्ट अब इंडिया भी बने। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट, कि चाइना, ये जो डोकलाम क्राइसिस हुए या ये सारी चीज़ें हुई, तो इसके बाद यूएस को, पूरी दुनिया को ये दिखाई दे रहा है, और खुद इंडिया चाइना भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो डायनेमिक्स है इंडिया और चाइनीज़ रिलेशनशिप्स के, वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। ठीक। तो उस वक्त अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो चाइना को काउंटर कर रही है, नाटो प्लस, जिसमें 5 कंट्रीज हैं, कौन से 5 कंट्रीज हैं, मैंने 2 बार बोला है, अब आप वापस पीछे जाए, कमेंट करके बताओ कि वो कौन से कंट्रीज हैं। ठीक। तो उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे। अब क्यों चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे? पहली बात तो ये कि वही अपनी रीच को बढ़ा सकेगा। वो देख रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वो किस तरीके से वो उसका लेवरेज उठा सकता है। एंड इंडिया को भी, हमने अभी कुछ दिन पहले एक वो किया था, नंदा देवी नेशनल पार्क पढ़ा था। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जब हम पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने पढ़ाई की थी कि हमने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड चाइना ने जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद नंदा देवी पे यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने अपना एक सीक्रेट मिशन भेजा था। ठीक है। वो क्या, स्पेसिफिक स्पाई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो यहाँ पे भी इंडिया एकदम करीबी है। तो इंडिया को अगर इतना पास है, तो वो, उसके पास एक एडवांटेज तो है कि उसके पास इंफॉर्मेशन बाकी कंट्रीज के थ्रू के कंपैरिजन में जल्दी मिल सकती है, अगर उनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाए। और इंडिया को एक फायदा और भी हो सकता है कि जो उसके पास इन बड़े बड़े कंट्रीज जैसे इसराइल और यूएस और इस तरह की कंट्रीज अगर साथ में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो डिफेंस और जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई है, उसके लिए उसको ज़्यादा लंबे समय तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो ब्रॉडली यही था नाटो, कि नाटो क्या है, नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ, नाटो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे कोल्ड वॉर के एक चेकोस्लोवियन कंट्री के ऊपर जब सोवियत कू हुआ, तो वहां से नाटो एंड देन वॉर्सो के अगेंस्ट नाटो का एक्सपेंशन, और अब वो कहानी बढ़ते बढ़ते पार्टनरशिप्स तक और नाटो प्लस तक आ गई। और बात यहाँ तक है कि क्या इंडिया को भी इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं। ठीक है। आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली सीरीज में इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। तथास्तु।